नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्सियत सफ़र ज़िंदगी का हमारी कोशिश होती है कि देश में ऐसी शख्सियतों को हम अपने दर्शकों के सामने लाएं जो प्रेरणा बने लोगों की, जो दर्शकों के सामने एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आए। आज हमारे पास जो शख्सियत है, हमने बहुत सारे राजनीतिज्ञों के आपके सामने लेके आए हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे पदों पर बैठे हैं जिन पदों पर उसको डिजर्व करते हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बिंद के एक बहुत बड़ी शख्सियत और इनकी राजनीतिक यात्रा जब शुरू हुई थी और राजनीति क्षेत्र में आने के बाद आपकी वर्किंग, आप देश के बहुत अच्छे लायरों में से भी हैं, वकील बहुत अच्छे हैं, आप एडवोकेट के रूप में आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अब आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश विधानसभा जो इतिहास लिखती है, जो नियम बनाती है, सरकार चलती है और सरकार जिस तरीके से जनता के हित में काम करती है, वो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। आदरणीय गिरीश गौतम जी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, हमारे दर्शकों को सर, आपका जो सफ़र है, राजनीतिक सफ़र है, और आप इस क्षेत्र में जब आए, पहले चूंकि एमएलए रहे, प्रदेश और देश की जनता, जब आपने पहली बार किसी ऐसे शख्स को हराया था जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वहाँ अपना पैर जमा लेना और अजय को आपने पराजय करके और क्षेत्र के विकास के बारे में शुरुआत की, तो हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार आपकी शिक्षा से लेकर और राजनीतिक यात्रा के बारे में बताइए। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। एक करौंदी गांव कहलाता है, मनगमा, जो आज नगर पंचायत है, तब वो ग्राम पंचायत हुआ करती थी। उसी से सटा हुआ गांव करौंदी था। मेरे पिताजी तीरथ प्रसाद जी फौज में मेजर थे और रिटायर होकर के आए थे, तो स्वाभाविक है उस समय दूसरा समाज में दूसरा सम्मान फौजियों का रहता था। उस हिसाब से उनको लोगों ने नगर वो पंचायत का सरपंच चुन लिया। पहले हाथ उठाने वाला होता था और इसके बाद वो लगातार सरपंच रहे आए 20-25 साल तक, जब तक कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा नहीं आई, प्रतिद्वंदिता नहीं आई। जब तक लोगों को ऐसा लगता था कि अच्छे काम करने वालों को, ईमानदारी से काम करने वालों को मौका देना चाहिए, तब तक वो लड़ते रहे। बाद में उनने स्वतः मना कर दिया कि हमको नहीं करना। और उसी समय मैं भी जब कक्षा में 5वीं में पहुंचा, फिर 6वीं पहुंचा, तो वो पढ़ाते भी बहुत थे हम लोगों को। तो उनका पढ़ाना और उनके जो फौजी संस्कार, अनुशासन में रहना, ये सब उनके दैनिक जो दिनचर्या थी उससे सीखने का अवसर मिला। और एक बात मैं कई बार कभी बोलता नहीं इस बारे में। वो हुआ क्या कि जब वो दुर्भिक्ष पड़ा, वो 67 वाला अकाल बहुत ज़बरदस्त पड़ा, तो उस समय वहाँ अमेरिका से वो आता था, मिलो ज्वार आती थी और एक वो कठिया टाइप गेहूँ आता था, और वो डब्बे में बंद पाउडर आया करते थे। तो जब पाउडर आया तो उस समय वो स्वादिष्ट पाउडर बहुत होता था। तो वो पाउडर हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमने उसको खोल के खा लिया। और खा लिया तो डब्बा खुला हुआ था। तो शाम को जब कहीं से आए तो उनने पूछा होगा कि ये डब्बा किसने खोला, तो बता दिया कि वो इन लोगों ने खोल के खा लिया। तो उनने बुला करके 2-3 बेंत मारे थे कि ये गरीबों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो पहली शिक्षा वहीं से शुरू हुई कि राजनीति यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। फिर वो 69 आते आते जब मैं यहाँ स्कूल में आ गया, रीवा में पढ़ने आ गया, तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में घनश्याम सिंह हुआ करते थे, अभी भी हैं, वो हमारे गुरु ही हैं राजनीति के। उनके साथ संपर्क में आया तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में काम करना शुरू कर दिया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी में हो गए, उन्हीं के कारण तमाम, फिर उन सिद्धांतों को, उन विचारों को पढ़ना, फिर सारे राजनीतिक तरह के तमाम विचारों को पढ़ने की एक लत लग गई कि इनको पढ़ना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए, फिर उसका अपना एक सफ़र तय करना चाहिए। फिर 1972 में कॉलेज का चुनाव लड़ा, तो टीआरएस कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी हो गया। फिर 74 आते आते नगर पालिका थी उस समय रीवा, उसका चुनाव लड़ा बाढ़ का, तब बाढ़ के माध्यम से होता था। नागेंद्र सिंह जी जो आज एमएलए हमारे साथ में गुड़ के, इनके खिलाफ ही लड़ा था, ये जीत गए, हम हार गए थे। और इसके बाद इमरजेंसी आ गई, तब तक हम लोगों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। इमरजेंसी में निकाल दिया गया, हम लोगों को कॉलेज से बाहर कर दिया गया। तो अब गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का समझौता था, इसलिए मीसा में हमको नहीं बंद किया गया, परंतु कॉलेज से बाहर कर दिया गया। अर्जुन सिंह जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनने बाहर करवा दिया का आदेश किया कि सारे ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए। अब वकालत पढ़ ही लिया था, LLB, तो फिर डिग्री ले ली और घनश्याम सिंह के जूनियर होकर के वकालत से शुरू कर दिया।
77 आया, 77 में जनता पार्टी की सरकार बन गई, तब भी हम लोग उसी तरह से काम करते थे। फिर जब अब ये हो गया कि अब कॉलेज बहुत हो गया, बाहर निकलना चाहिए, कुछ पब्लिक क्षेत्र में काम करना चाहिए, 80 में पार्टी ने आदेश किया कि जाकर के विधानसभा का चुनाव लड़ना। तो 1980 में पहला चुनाव गुड़ से लड़ा, गुड़ विधानसभा से। और जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने थे, राजेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से जीते थे, हमको भी अच्छा वोट मिला, हार गए, परंतु ऐसा लगा कि इतना वोट जरा सा संघर्ष करके पाया जा सकता, तो इसी दिशा में काम करने का अपने को प्रयास करना चाहिए। फिर 80 लड़े, फिर 85 लड़े, फिर संगठन खड़ा करना चालू किया, 85 मनगामा लड़ने चले आए, गुड़ से लड़े, मनगामा चले आए। फिर 93 में पहली मर्तबा आमना सामना पंडित श्रीनिवास तिवारी से हुआ। जब आमना सामना हुआ तो स्वाभाविक है, उनका कद राजनीति में बहुत ऊंचा था, सत्ता में पावरफुल भी बहुत थे, उस समय डिप्टी स्पीकर थे वो, तो वो उनका जो कद था उस कद के मुकाबले लड़ना लोगों के लिए आसान और सहज नहीं था। जहां एक तरफ जातियों के आधार पर बहुजन पार्टी बनी हुई थी, तो बहुजन भी उम्मीदवार थी, बहुजन पार्टी का कैंडिडेट था, और भारतीय जनता पार्टी भी उस समय ऐसा लग रहा था कि फिर से वो पटवा जी के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी, बांधने वाली घटना हो चुकी थी वहाँ वाली। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हुए उस समय चंद्रमणि त्रिपाठी जी थे कैंडिडेट, पर वैसा संजोग था कि वो शायद संघर्षों का परिणाम था, तिवारी जी के खिलाफ ही उनको 22,800 के आसपास वोट मिला, 21,200 शायद बहुजन को मिला, 19,600 वोट हमको भी आया, और भारतीय जनता पार्टी को 14,000 वोट आया। तो मतलब हम तीसरे नंबर पर हो गए। इसके बाद फिर ये हुआ कि अब और गहराई से इसको लेना चाहिए। फिर हमने शुरू किया क्षेत्र में दौड़ा करना, लोगों से संपर्क करना, तमाम संगठन को मजबूत करना, लोगों को उनके खिलाफ जिस तरह से वो आक्रमण कर रहे थे उन आक्रमणों का बचाव, कानूनी तौर पर वकालत कर रहा था, फौजदारी की वकालत करता था, उस हिसाब से भी उनका बचाव करना, उसी से पैसे का एकत्रीकरण करना, राजनीति का काम करना, और जिस पार्टी में था उस पार्टी का अस्तित्व क्या है ये सबको पता, तब भी क्या था आज भी क्या है। तो ये करते कराते 1998 के चुनाव आया। 1998 के चुनाव में एकदम आमने सामने भिड़ंत हो गई हमारी उनकी, और उस समय केवल 294 वोट से मैं हारा 98 में, और भारतीय जनता पार्टी को उस समय 6,000 के आसपास वोट आया, बहुजन समाज पार्टी को भी 10 से 11,000 वोट आया। इसका मतलब तय हो गया कि अब सीधा सीधा मुकाबला श्रीनिवास तिवारी जी के हमारे बीच हो गया। फिर ऐसा लगा जब चुनाव हार गए तो अपने को ऐसा लगा कि अब राजनीति, चुनावी राजनीति से बाहर जाना चाहिए, चुनाव की राजनीति अब करने लायक नहीं है, जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से स्थिति पैदा होती है, ये ठीक ठाक नहीं है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अपने भगवत शरण माथुर जी थे। जब उनको खबर लगी कि मैं चुनावी राजनीति से बाहर हटने वाला हूँ, तो उन्होंने संपर्क किया हमसे, बहुत दिन तक बातचीत होती रही, ये सब होता रहा। अंत में ऐसा लगा कि जिस तरह से उस समय कार्रवाइयाँ हो रही थी, लोगों का उत्पीड़न हो रहा था, प्रताड़ना हो रही थी, तमाम सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये हुआ कि यदि हम बाहर जाएंगे तो ये प्रताड़ना और बढ़ेगी, उत्पीड़न और बढ़ेगी। तो सब साथियों ने मिल करके विचार किया, और ख़ासतौर पर हमारे छोटे भाई थे शिवेश गौतम, जिनका एक्सीडेंट में दुर्घटना मृत्यु हो गई, तो उनने जोर लगाया कि नहीं, अब ये भैया ये करने की आवश्यकता नहीं है, अब जब ये है तो वहीं चल करके आखिरकार इनसे लड़ाई कोई न कोई तो लड़ना पड़ेगा, तो अब आपसे ज़्यादा कौन लड़ सकता है, तो अपन चल करके लड़ते हैं। तो 1999 में भारतीय जनता पार्टी को हमने ज्वाइन कर लिया, और वो संघर्ष उसी तरह का था जैसा पहले कर रहे थे। और फिर आप सबने देखा कि 2003 का जब चुनाव आया तो बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाक्रम घटे। जैसे मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में ये पहली मर्तबा हुआ होगा कि पर्चा भरने की तारीख का डिक्लेरेशन हो जाए और उसके बाद वोटर लिस्ट में सुधार हो, ये पहली मर्तबा हुआ था। और वो सुधार ऐसा नहीं कि कोई 4-6 अर्जी का सुधार, इस तरह का कि पूरा यहाँ से भोपाल से, होशंगाबाद से, रायसेन से एक ट्रेन में भर के टीम गई, प्रत्येक पोलिंग पर उनको भेजा गया 5-5 आदमियों को, 3 दिन का सर्वे का टाइम दिया गया, और जितने वोटर थे सबकी जांच की गई, जो अनुपस्थित पाया गया उसको नोटिस दी गई। इस तरह से वो नोटिस करीब 27,840 लोगों को नोटिस दी गई कि आप अनुपस्थित हैं, आपका नाम क्यों नहीं काट दिया जाए। और पर्चा भरने का जो अंतिम तारीख थी उसके एक दिन पहले स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी में 1680 लोगों ने आकर के जवाब दिया, बाकी नहीं दिया जवाब।
तो इस तरह से करीब 24 से 25,000 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। अब वो ये हुआ, फिर वो भी एक ऐतिहासिक दूसरी घटना ये हुई कि ये हुआ कि पोलिंग पार्टी ही वहाँ की नहीं रहे। तो वो जो ये गए थे देखने वोटर लिस्ट की जांच करने, इन्हीं को पोलिंग पार्टी बना करके वहाँ पर भेजा गया। और तब तक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आ गई, वोटिंग की ईवीएम आ गई, बाहर से फोर्स बुलाई गई तमाम। माने उसको चुनाव आयोग ने ये मान लिया कि मनगांव एक मॉडल विधानसभा के रूप में हमको देखना चाहिए कि चुनाव आयोग कैसे असर डाल सकता है निष्पक्ष चुनाव कराने का। तो उसने ये मान लिया, चुनाव आयोग की तरफ से ये हो गया कि हमको निष्पक्ष चुनाव कराने की मॉडल विधानसभा के रूप में हमको पेश करना। और फिर उन्होंने वही किया। उसका परिणाम ये निकला कि करीब 29,000 वोट से फिर मुझे जीत मिली और विधायक हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिर 2008 में परसीमन हुआ, वो आरक्षित सीट हो गई। देवतालाब सामान हुई थी, देवतालाब भेज दिया गया। तो देवतालाब 8 लड़े जीते, 13 लड़े जीते, 18 लड़े जीते, लगातार विधायक रहे। इस बार पार्टी ने विचार किया कि हमको भी जिम्मेदारी दी जाए, तो विधानसभा के स्पीकर तक पहुंच गए। ये राजनीतिक एक पक्ष की गाथा है। दूसरा ये है कि हमारे मन में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो जिस तरह से सामंती एक आतंक या गुंडा राज था, उसके खिलाफ लड़ने की अंदर से मन में ललक थी कि इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। किसी तरह से ये जो इनका एक तरफा जो दबाव रहता है समाज में, छात्र जीवन में, छात्रों के बीच में, उसके खिलाफ किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा। तो उसकी बागडोर हमने अपने हाथ में ली कि हम लड़ेंगे, लोगों को एकत्रित करेंगे। और उस संघर्ष में कई साथी मारे गए, उनका कत्ल कर दिया गया, ये सब हुआ। पर वो लड़ाई को लड़ते रह गए। अंततोगत्वा हालत ये हुई कि वाकई में उनका समापन कर दिया, वो सब समाप्त हो गए। और सब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर चुन करके कोई हारता जीतता अलग है, पर वो तलवार के बंदूक के बल वाली हार जीत समाप्त हो गई रीवा के भीतर से। तो एक पार्ट वो भी था, वो लड़ते थे। अब उनके लड़ने के बीच से जो देखा, लोगों की पीड़ा जो देखी, गरीबों का जो दुख दर्द देखा, उसके निदान के जो रास्ते अपन के मन में है, तो वो बीज आज भी मन के भीतर है। इसीलिए अपने को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ये सोच करके इस दिशा में राजनीति करता हूँ मैं। जैसा कि चूँकि परिस्थिति ऐसी है और आपकी वर्किंग देख के ऐसा लगता है, सद्य पिताजी चूँकि फौज में थे, एक फौजी अनुशासन आपके सामने झलकता है और एक आम आदमी का दर्द। चूँकि आप विधानसभा के अध्यक्ष पद पे बैठे हैं, हमने अपनी 28 साल की पत्रकारिता में बहुत सारे ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जी आए और विधानसभा अध्यक्ष जी का जो असर रहता है, एक बार पहली बार अभी लंबे समय बाद ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का अपनी एक गरिमा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से, चूँकि मैं देख रहा था, सुबह भी मैंने देखा, 1-2 बार और आपके पास जब आया देखा कि आप तुरंत न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। और अगर हमारा मुखिया, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हों, अगर ये ठान लें तो लोगों को न्याय मिलता है। ये जो परंपरा है, ये कोशिश है, आपको लगता है कि आपके पिताजी, आपके पारिवारिक जो आपका वो था कि एक आम आदमी को, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा से आप इस तरफ आए और वो आम आदमी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें आप कितना और आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, वो एक जीवन में एक उद्देश्य हो जाता है मन के भीतर। एक कहते हैं ना कि जब जवानी होती है उस समय जो एक संकल्प पैदा होता है, उसको जीवन तक आदमी निभाने का प्रयास करता है। या जैसे कहते हैं ना कि हेरेडिटी, आनुवांशिकता के साथ भी आदमी आगे बढ़ता है। तो हम उसको इसी तरह देखते हैं कि आनुवांशिकता के साथ ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यदि हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा लगा कि गरीबों का काम होना चाहिए, इसीलिए जब मैं स्पीकर बना मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो मैंने ये विचार किया कि आखिरकार यहाँ इतने कर्मचारी हैं, इसमें 4th क्लास का भी है, डेली वेज का भी है, मिनियल्स भी है, तृतीय क्लास का है, ये सारे कर्मचारी हैं, इनका क्या होता होगा, इनका कौन सुनता होगा। तो मैंने ये प्रयास किया कि बैठते 1 घंटा उनको अलग समय देना चालू कर दिया। और शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ कि जो सबसे नीचे का कर्मचारी है, पहले उसको बुलाओ। तो एक एक कर्मचारी से करीब महीनों लगातार प्रतिदिन 1 घंटा बैठ करके सारे लोगों को सुनता रहा, उनकी समस्याएं सुनता रहा, उनकी पीड़ा सुनता रहा, कैसे निदान हो सकता ये सलाह उनसे लेता रहा, हम क्या करें कि आपकी समस्या का निदान हो जाए। उसका जो लबोलबाब निकला, ये निकला कि थोड़ा सा जोर लगाने में इनको मदद मिल सकती है। जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूँ, जब मैं वहाँ सुनना शुरू किया तो कई महिलाएं मेरे पास आईं जो हमारी कर्मचारी हैं, तृतीय क्लास की, 4th क्लास की। अब उनका कहना था कि साहब हमारा वेतन बहुत कम है, स्वाभाविक है वेतन कम है उनका, और उनका किराए से, मकान का किराया 6,000 लगता है।
तो उनका कहना था कि साहब हम बच्चे की फ़ीस कैसे जमा करें, ये करें। तो फिर मैंने अधिकारियों से बात की कि आखिरकार इनको मकान तो सरकारी मिलना चाहिए। तो ये तय हुआ कि भाई सरकारी मकान के नियम ये है कि जो यहाँ भोपाल के अंदर जो मकान बनते हैं उसमें 5% आवंटन विधानसभा के कर्मचारियों को होना चाहिए, और करीब 10-15 साल से उन्हें हमको दिए नहीं। तो फिर मैंने तमाम सब कलेक्शन किया, कलेक्शन करके फिर दबाव बनाया सरकार के, हमको हमारे मकान चाहिए, चाहे जैसे दो आप। मैंने उनको सूची दी, उनको एसीएस को बुलाया, गृह को, तमाम सारे लोगों से बात की जो संबंधित हो सकते हैं, और उसका बातचीत का नतीजा ये निकला कि वो एग्री कर गए कि हाँ आपको नहीं दिया, हम आपको मकान देंगे। तो हमने कहा अब हम उतने साल का एक साथ लेंगे, हमको एक साथ दीजिए मकान। वो सूची हमारी 72 की निकली, और 72 में हमने कहा कि 72 मकान हमको एक साथ चाहिए। खैर उनकी भी समस्या, 72 मकान एक साथ कैसे दे सकते हैं। फिर भी वो 44 मकान हमको मिल गया, वो उनने मंजूरी कर दी। अभी हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं। अब वो 44 मकान को तय कैसे करना, किसको देना, तो फिर इनकी सिफारिश साहब है, उनकी सिफारिश साहब है। तो हमने कहा अब ये काम नहीं करना अपने को। पहले मेरे सामने वो सभा में सारे लोगों को इकट्ठा किया, तो हमने कहा जितनी महिलाएं हैं उनको छांट के मेरे सामने लाओ। तो सारी महिलाएं 22 या 23 कितनी निकली। तो मैंने कहा मैं अपने अधिकारों को प्रयोग करते हुए पहला ऑर्डर इनके लिए करता हूँ, ये 22 महिलाओं को एक साथ मकान देता हूँ, इसमें कुछ नहीं। बाकी जो बच्चे हमारे 18 44 के लाट में, तो 18 या कितना 22 बचे। तो हमने कहा इसका तुम खुद खड़े होकर के लॉटरी निकाल लो, जिसका लॉटरी में नाम आ जाए 22 को मैं उनको दे देता हूँ। और वही सारे कर्मचारी खड़ा होकर के, पूरा चैम्बर भरा हुआ था, लॉटरी लगा दी। जैसे प्रश्नकाल की लॉटरी निकलती है उसी तरह से उसकी लॉटरी को उन्हीं को निकलवा लिया। 22 जो नाम आए उन नामों को ही कहा कि ये 22 उनका हो गया, उन्हीं को आवंटन कर दिया। 44 में वही आवंटित होंगे। अब जिस दिन वो 44 का ऑर्डर आया तो मैंने उनकी खुशी का अपने को अंदाज़ा जब करते तो लगता है कि कितना उनके लिए काम करने की आवश्यकता होती है और क्यों काम नहीं होता उनके लिए। जैसे वो उनको मैंने कहा कि अब तुम्हारा मकान हो गया, तो वो हमको धन्यवाद करने आई महिलाएं। तो एक दो महिलाएं तो रो रही थी। तो हमने कहा भाई तो तुमको मकान मिल गया, अब काहे को रोती हो। तो उन्होंने कहा साहब आज तक तो किसी ने हमको सुना नहीं सुना नहीं किसी ने। हमको मिलने का ये दरवाज़ा कोई लांघने का एक लक्ष्मण रेखा थी। हम इतने छोटे कर्मचारी दरवाजे आपके भीतर स्पीकर के कक्ष में आ ही नहीं सकते थे। ये पहली मर्तबा हुआ कि आपके पास बैठे के, फिर उनको बैठा के अपने साथ में चाय पिलाना और बैठा करके बातचीत करना, ये सब मैं करता रहा। उसका परिणाम निकला कि उनने एक परिवार की मुखिया की तरह हमको देखा, और अपन ने ये प्रयास किया कि ये मुखिया के तौर पर वो देखते हैं तो मुखिया का ही व्यवहार करना, उनके साथ ये तमाम सारी बातें करना। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं दंडित करने का प्रयास नहीं करता, सीधा दंड नहीं देना। अपन ये जोर लगाते हैं कि भाई उसमें सुधार की कोई गुंजाइश हो तो अपन को उसको सुधार करना। यदि जब सुधार करनी हो तो दंड का प्रावधान तो हम कभी उपयोग कर सकते हैं, पर पहले यदि हम सुधार सकते हैं तो अपना सबसे बड़ा काम यही है कि मनुष्य को सुधार की तरफ ले जाना, उसको दंडित नहीं करना। उस उद्देश्य के साथ काम करता हूँ, और इसलिए ऐसा लगता है कि मैं अब खुद कैसे कहूँ कि मैं सफल हूँ कि नहीं हूँ, ये आने वाले वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वो कभी मूल्यांकन करेगा, जब समय भविष्य जब मूल्यांकन अपने इतिहास का करेगा तब वो तय करेगा कि हमारी सफलता थी कि असफलता थी। जैसा चूंकि इतिहास लिखते हैं और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ऐसे ही कार्य कर रहे हैं जो इतिहास बने। जिन पीड़ित लोगों की जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे, वो अगर न्याय पा रहे हैं तो एक और धड़ा है जो विधानसभा की गतिविधियों को देख के, जो एक काम ये भी मुझे लगता है कि देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। जिस तरीके से विधानसभा का, एक बार मैं विधानसभा के कवरेज में था, कुछ बच्चे आए हुए थे, स्टूडेंट आए हुए थे, वो दर्शक दीर्घा से वो देख रहे थे। जब हम उनके बाद हमने उनसे पूछा तो बोले सर हमारे यहाँ इतने बदमाश बच्चे नहीं होते हैं, जिस तरीके की अभद्रता हमने सदन में देखी है। मुझे बड़ा धक्का लगा उस समय उनकी बात सुन के। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं उन्हीं की तरफ से कि ऐसे शब्दों को प्रतिबंधित करने की एक शुरुआत की है जो देश के लिए एक कम से कम गरिमा बढ़ाने की है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का आपने ये जो प्रयास किया सर, इसके कितने सार्थक परिणाम होंगे सर? नहीं, अवश्य निकलेगा। किसी भी प्रयास के परिणाम सार्थकता की ओर ही जाते हैं। अब उसके परसेंटेज कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हमने ये देखा कि लगातार विधानसभा में एक तो दो बातें होती हैं। एक तो विधायक के जो प्रश्न होते हैं या कोई बातचीत हो रही होती है, जैसे उसमें अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सीधे असंसदीय हो जाता है। तो उसमें पीठासीन की तरफ, अधिकारी की तरफ से उनको विलोपित करने का आदेश करना पड़ता है। कई बार उसी सवाल को लेकर के दोनों पक्ष में इतना हंगामा हो जाता है कि विधानसभा की कार्रवाई बाधित हो जाती है। तो दो नुकसान हुए।
एक तो समय निकला, दूसरा संसदीय शब्दों का प्रयोग हो गया, तो उनका विलोपन का आदेश करना पड़ता है। तो हमने ये विचार किया कि जो विलोपन के आदेश हुए हों उनको एक तरह से निकाल करके संकलित करना, विधायकों को देना और उनसे ये आग्रह करना कि देखो ये तमाम वाक्यांश विलोपित किए गए थे, तो कृपया जब आप बोलें तो इसको ध्यान में रखें, इस तरह के वाक्यों का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। अब ये करके पुस्तक का विमोचन हो गया, मुख्यमंत्री जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने और सब ने मिल करके उसकी बड़ी तारीफ की। उसके बाद एक पत्र आया मेरे पास, तो उनने कहा कि ये शब्दों को जोड़ दिया जाना चाहिए, गलत प्रतिबंधित हुए। तो मैंने पत्र भी दिया, पत्र का जवाब दिया कि मैंने प्रतिबंधित नहीं किया, किसी शब्द को मैंने प्रतिबंधित अभी नहीं किया है। अभी तो मैंने, आप जरा उसको किताब को पढ़ तो लीजिए एक बार, किताब में नहीं, किताब में तारीख बार हमने लिखा कि इस तारीख को ये वाक्य बोला गया था जिसको विलोपित किया गया। हमने उसमें कोई अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की अभी। हाँ, अब ये जरूर करने जा रहे हैं कि उसी में से शब्दों का चयन करेंगे जिसको किसी भी संदर्भ में मर्यादित नहीं कहेंगे, किसी संदर्भ में संशोधित नहीं कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कई उसमें शब्द जो हैं हम बाहर यदि उनको देखते हैं तो वो गैर संसदीय नहीं हो सकते। जैसे हम ये कहें कि छतरपुर में डाकुओं का समूह रहता है, ग्वालियर में डाकुओं का समूह रहता है, तो ये असंसदीय कैसे होगा? रहता है, पकड़े गए, कई डाकू पकड़े गए, ठीक बात है। पर यदि विधानसभा के भीतर किसी एक पक्ष की ओर इशारा करके कि ये डाकुओं का समूह बैठा हुआ है तो अपने आप असंसदीय हो जाएगा। तो ये एक तो इस तरह के वाक्य हो गए जिनको अलग अलग संदर्भों में उपयोग करने पर, उनका प्रयोग करने पर वो तमाम परिभाषाएं बदलते रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी संदर्भ में उनको न मर्यादित कहा जा सकता है, न उनको संसदीय कहा जा सकता है। जैसे एक उदाहरण है, गिरह कट, अब किस संदर्भ में उसको कहोगे ठीक है? नहीं कह सकते। या जैसे उसमें कई चीज़ें आई हैं कि वो अब उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए अपने को। कई ऐसे शब्द आते हैं जैसे जेब कतरे हो, तो ये कैसे संसदीय, किसी संदर्भ में कैसे? ऐसे करके मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि उन शब्दों को उसी से निकाल कर फिर उनको कहूँ कि ये शब्दों को प्रतिबंधित करता हूँ, और जब उन शब्दों को प्रतिबंधित करूँगा तब ये माना जाएगा कि विधानसभा के इन शब्दों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। ऐसा एक और हम अपने दर्शकों को, आपकी तरफ से, हमारे करोड़ों दर्शक क्योंकि देख रहे हैं आपको, और वो आपकी तरफ से हमें कुछ, अभी जब सदन शुरू हुआ कुछ विधायकों ने हमको ये बताया कि माननीय अध्यक्ष महोदय अगर सदन में हमारी समस्या नहीं सुन पाते हैं तो उसके बाद हमें कक्ष में बुला के, अधिकारियों को बुला के, ऐसा पहली बार हुआ है कि अध्यक्ष जी संज्ञान लेके उस क्षेत्र के विधायक की समस्या का समाधान कराते हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है क्योंकि ऐसे में 230 विधायकों में से ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा विधायकों को जानता हूं जो अपनी आवेदन लगा देते हैं, प्रश्न लगा देते हैं, कोई नहीं सुनता है उनकी। तो ये बहुत बड़ा न्याय का एक ऐसा प्रयास है आपका, तो इसमें क्या हमारे दर्शकों को आप बताइए। उससे कई चीज़ें जी, कई बार देखिए, 2-3 चीज़ों से हमको भी थोड़ा सा पीड़ा होती है। विधानसभा का न चलना किसी भी स्पीकर के लिए पीड़ा का विषय होगा। और मैं उनको भी कहता हूं, विधायकों को भी, देखो विधानसभा चलने में ही तुम्हारा भला होने वाला है। बाहर जो तुम काम नहीं करा सकते हो, यदि विधानसभा के भीतर प्रश्न के माध्यम से आओगे और जैसे प्रश्न लगेगा, कई बार अधिकारियों को सीधे तुमसे बात करके तुम्हारे काम करने के लिए उनको बाध्य होना पड़ेगा। तो विधानसभा चलना ही हमारे अधिकार का सबसे बड़ा फोरम हो सकता है, जहां उस अधिकार का हम प्रयोग कर सकते हैं, उस अधिकार के माध्यम से जनता के कल्याण का उसके काम कर सकते हैं। अब विधानसभा नहीं चलना किसकी जिम्मेदारी, मैं इसको भी मैं निर्णय करने वाला कोई नहीं होता हूं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ वातावरण बनता है, उस वातावरण के किसी भी पीठासीन अधिकारी की बाध्यता होगी वो विधानसभा को स्थगित करे। क्योंकि दो काम हो सकते हैं, या तो मार्शल लगा करके लोगों को बाहर निकालें तब विधानसभा चलाएं, ये भी ठीक नहीं है, और कोई अन्य कार्रवाई करें वो भी ठीक नहीं है। तो बजाय इसके कि हम विधानसभा स्थगित करके बाहर जाएं, इसके अलावा कोई विकल्प पीठासीन अधिकारी के पास होता नहीं। और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रतिपक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा को चलाने में सहयोग करे, क्योंकि उसी को फायदा होना है, सत्ता पक्ष को उतना फायदा नहीं होना, प्रतिपक्ष को ज़्यादा फायदा में। ऐसे प्रतिपक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी कि विधानसभा चले, इस बात का वो बीड़ा उठावे कि विधानसभा हम चलाएंगे। हो उल्टा रहा है, नहीं उल्टा हो रहा है, तो उसका नुकसान भी उन्हीं को होना है। हाँ, ये बात है कि वो ये कह सकते हैं कि हम पब्लिक मंच में जा करके हम ये बात को उठाएंगे तो पब्लिक हमारी बात सुनेगी और ये कहेगी कि नहीं साहब, इनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया, ये ठीक है,
अब ये पब्लिक तय करेगी कि क्या सोचती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष को ज़्यादा गंभीरता के साथ विधानसभा चलने में सहयोग करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे अपने दर्शकों को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जिन परंपराओं के बारे में, जिन सिद्धांतों के बारे में, और चूंकि आपको संस्कार मिले हैं, घर से संस्कार मिले हैं, परिवार से संस्कार मिले हैं, दीनहीन की, ज़रूरतमंद की मदद करना और राजनीति सेवा के लिए है। ये दर्शक चूंकि जो शिखर पर पहुंचता है, जो आपने हमारे अध्यक्ष महोदय की बात सुनी है, संघर्ष, कड़ा परिश्रम और रात लगातार निरंतर, अटल जी की एक जो कविता है वो सार्थक होती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये बताता है कि कितने, जब से 80 से आप लगातार संघर्ष कर रहे थे और जब 2003 में आप सफलता मिलती है आपको, और उन परिस्थितियों में जीते हैं जहां असंभव माना जाता था, और अब जो विधानसभा में कर रहे हैं आप, देश को वो एक दिशा देगा, देश को प्रयास है। मुझे याद है स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय वो उद्घाटन करने आए थे या राष्ट्रपति के रूप में आए थे मध्य प्रदेश विधानसभा में, ऐसी ही एक किताब छपी थी और वो इस तरीके के शब्दों को विलोपित करने की बात हुई थी उस समय। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं, उस समय शायद कम अभद्रता होती थी सदन में, अब अमर्यादित ऐसी चीज़ें होती हैं जो हंगामा करती हैं, और जनता के लिए सदन है, लोकतंत्र का मंदिर है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में जो भरोसा है, लोकतंत्र का मंदिर है और आप उसके मुखिया हैं, और सरकार क्या करे, नियम बनते हैं, इतिहास बनता है विधानसभा में, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों को केवल एक संदेश देना चाहता हूँ, उन्हें भरोसा देना चाहता हूँ कि मंदिर होते हैं तो मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था होती है, ईश्वर के प्रति आस्था है या किसी के प्रति आस्था है, और ये भी प्रजातंत्र का मंदिर है। यहाँ हमारे मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आस्था है कि हमारे कल्याण के लिए, हमारे विकास के लिए काम होने का एक मंदिर है, सबसे पवित्र मंदिर है, बड़ा मंदिर है। तो मैं उनको भरोसा ये देना चाहता हूँ कि आपकी इस आस्था को, अपने प्रयास करूँगा, अपने प्रयासों से आपकी इस आस्था को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। आपकी आस्था विधानसभा में बनी रहे, विधानसभा से आपके लोक कल्याण के लिए, आपके लिए काम होगा, मैं यही भरोसा देना चाहता हूँ। हमारे साथ गिरीश गौतम जी है, और गिरीश गौतम जी ने जिस तरीके का काम किया है, जिस तरीके का प्रयास किया है, वो शायद मील का पत्थर। आपने एक बात कही थी कि मैं जो कर रहा हूँ वो शायद आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद ये जनता उसको कहेगी कि ये जो काम किया है वो इतिहास रचा है। लेकिन जिम्मेदारी आपके ऊपर, प्रदेश की जनता की आवाज़ है, सदन लोकतंत्र में जो माननीय विधायक चुन के आते हैं और उनको न्याय दिलाने की, जो आप मुखिया के रूप में, हम ये मान के चलते हैं कि दर्शक कम से कम आपसे प्रेरणा लेंगे, ईमानदारी राजनीति में जो होना चाहिए। एक और चीज़ बहुत मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपकी जो वर्क स्टाइल है, ऑन द स्पॉट निर्णय करने की, मैंने देखा कि माननीय मंत्रियों को अगर कोई आवेदन करता आया और वो उससे कोई राजनीतिक छल फरेब नहीं है, अगर उसकी जिनाइन है, अभी आप किसी का राशन कार्ड बनवा रहे थे, इसके पहले किसी को जंगल में ट्रांसफर कर दिया गया, 93 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में, जहां आज तक किसी महिला की पोस्टिंग नहीं हुई, वहां कर दिया गया। आपने तुरंत चिट्ठी बनवाई और कहा कि ये फलाना, इसको होना चाहिए, ये अनजस्टिस है। तो ऐसे व्यक्ति अगर हैं तो आज भी भरोसा है, हमारी जो संसदीय परंपरा है, हमारे माननीय विधायकों पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। नमस्कार।